नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम जन कारवा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। हमारा खास कार्यक्रम जन कारवा लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ साथ जन जन को मतदान के प्रति प्रेरित करने का काम भी कर रहा है। इसी कड़ी में अब हम लोकतंत्र का ध्वज लहराने आ चुके हैं चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली अलीराजपुर में। अलीराजपुर शुरू से ही आदिवासी बहुल इलाका रहा है और यहाँ पर 90% मतदाता आदिवासी वर्ग के हैं। तो इस क्षेत्र का विकास कार्य किस गति से किया जा रहा है, क्या यहाँ के लोगों को उचित सुविधाएं मिल पा रही है, क्या यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुँचनी चाहिए थी वो पहुँच रही है या नहीं, इन तमाम मुद्दों पर आज हम यहाँ मौजूद सभी लोगों से चर्चा कर जनप्रतिनिधियों रिपोर्ट कार्ड लेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ मौजूद सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगी कि आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मेरे साथ लोकतंत्र को मजबूत करने की शपथ को दोहराएं और हम लोग उसके बाद हमारा कार्यक्रम जन कारवा का आगाज करेंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपना दाहिना हाथ आगे कर मेरे साथ लोकतंत्र को मजबूत करने की शपथ को दोहराएं। हम भारत के वासी ये शपथ लेते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर उचित और सही उम्मीदवार को चुनेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अलीराजपुर की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, अलीराजपुर में 2 विधानसभाएं हैं, जिसमें एक अलीराजपुर है और दूसरी जोबट है। 2018 तक यहाँ पर दोनों सीटें जो थी वो कांग्रेस के पास थी और उसके बाद एक सीट जो है अब भाजपा के पास है और एक सीट जो है वो कांग्रेस के पास है। यहाँ पर हम लोग जो है हमारी चर्चा इन मुद्दों पर करेंगे कि किस तरह से यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने लोगों को उचित सुविधाएं दी हैं, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं पहुँचाई है, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षा है, पलायन है, ये मुद्दे काफ़ी बड़े हैं और यहाँ पर उसकी मांग जो है वो सालों से उठती आई है। तो क्या अब वो सुविधाएं यहाँ के लोगों को सही रूप से मिल रही है या नहीं, इन तमाम मुद्दों पर आज हम यहाँ के लोगों से चर्चा करेंगे और उसके बाद जन जन के मन की बात जानेंगे। तो चलिए हम सबसे पहला सवाल उनसे करते हैं जिनके विधायक अभी जोबट में है और उसी के साथ मध्य प्रदेश में भी उन्हीं की सरकार है। जी हाँ, मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ और सबसे पहला सवाल हम उनसे ही करते हैं कि क्या कुछ सुविधाएं सर आज तक आप लोगों ने अलीराजपुर को दी है, क्या सौगातें दी हैं जिससे लोगों को भी खुशी पहुंची है और यहाँ का विकास कार्य भी किया गया है। मैं IBC 24 में आपका हार्दिक स्वागत अलीराजपुर ज़िले में करता हूं। देखिए, 2003 से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अलीराजपुर ज़िले की दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी के पास आई। उससे पहले जब हम 2003 के पहले जाए तो ना तो यहाँ पर सड़कों की व्यवस्था थी, ना बिजली की, पानी की, कोई भी सुविधा नहीं। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज सड़क भी है, बिजली भी है, पानी की सुविधा भी हम लोगों ने करी। उससे अलीराजपुर ज़िले के जो आम लोगों का आर्थिक जीवन है उसमें सुधार आया। सर, हमारे साथ यहाँ पर माधव सिंह जी भी मौजूद है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या यहाँ के लोगों को आप लोगों ने सुविधाएं दी हैं जिससे लोग यहाँ पर खुश हैं और यहाँ का विकास कार्य किया जा रहा है? मैं आपसे प्रति प्रश्न करना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद 50 से 55 साल तक कांग्रेस की सरकार यहाँ रही है, तो मैं प्रति प्रश्न करना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने क्या दिया, इनसे पूछना चाहिए। हमने तो 20 साल की सरकार में बहुत कुछ दिया। हमारे सिद्धांत है, हमारे पंडित दीनदयाल जी ने जो एक पुस्तक प्रतिपादित की, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि जब सरकार हमारी बनेगी तो हम गरीबों का ऊंचा उठाएंगे। एकात्म मानववाद में ये उग्रत सिद्धांत किया था और उसी के तहत हमारी भोपाल की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार ये लगातार काम कर रही है और हमारा उद्देश्य है कि सभी को सड़क, बिजली, पानी और अन्य सुविधा जो गरीब है ऊपर उठाए और हमें कहते हुए गर्व है कि हमने ये काम किया है और लगातार करते आ रहे हैं। जी, हमारे साथ सर आप भी मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे 5 ऐसी सौगातें आप गिनाइए जो आपने लोकल में यहाँ के लोगों को दी है। देखिए, सबसे पहले तो नागर सिंह जी प्रदेश के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और माधव सिंह जी ने जो प्रति प्रश्न किया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अलीराजपुर ज़िले की पहचान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है
अलीराजपुर में आज जो कुछ भी है सब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया। हमने 2003 में जब सरकार बनाई, हमने कहा था अलीराजपुर को जिला बनाएंगे, हमने कहा था मां नर्मदा का जल से अलीराजपुर तक पहुंचाएंगे, सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे। आज आप देखिए सुदूर अंचल में सड़कों से लेकर बिजली की व्यवस्था को भी हमने मजबूत किया है। हमने चिकित्सा और स्वास्थ्य के मामले में भी, जब कांग्रेस की सरकार में 6-6 और 8-8% रिजल्ट आते थे, ऐसे में आज हम 40% तक पहुंचे हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा सारे चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी ने इस जिले को बहुत आगे बढ़ाया है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए और बहुत अच्छी व्यवस्था इस अलीराजपुर जिले में सम्माननीय शिवराज जी ने की है। जी बिल्कुल, हम कांग्रेस से इस बारे में जानना चाहेंगे कि जो योग्यताएं यहाँ पे गिनाई जा रही है, जो योजनाएं गिनाई जा रही है, जो सौगातें गिनाई जा रही है, क्या महेंद्र रावत जी आप इससे सहमति रखते हैं? मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत नहीं रखता हूं। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी एक आपने प्रश्न पूछा था कि कांग्रेस ने क्या किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज़ादी से पूर्व ही कांग्रेस पार्टी देश के लिए लड़ाई लड़ती आ रही है। जब इस देश में सुई तक नहीं बनती थी आज़ादी के बाद, जब कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पे इसरो जैसे बड़े उद्यान खड़े किए, सब चीज़ें खड़ी की है और देश को आगे बढ़ाया है। नवोदय जैसे विद्यालय यहाँ पे खोले, शिक्षा के क्षेत्र में काम किए। आपसे भी जानना चाहेंगे सर, आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, क्या आपको लगता है कि जो यहाँ पर कार्य किए गए हैं वो लोगों तक सही रूप से पहुँच रहे हैं? जो यहाँ पे योजनाएं चल रही है वो लोगों तक पहुँच रही हैं? जो भी योजना चल रही है वो सही मायने में जितनी तारीफें अभी हमारे माननीय महोदय ने की है, वास्तव में शिक्षा की स्थिति आज 500 स्कूलें हैं वो शिक्षक विहीन हैं। स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ पर करीब करीब 20 डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होना चाहिए वो नहीं है। पानी की जो बात कर रहे हैं तो अभी करीब 156 टंकियाँ बनी हैं, उसमें से मात्र मेरे ख्याल है 10% भी लोगों के घरों में पानी नहीं जा रहा है। सड़कों की हालत ख़राब है। ऐसी स्थिति में अगर ये कह रहे हैं कि हमने इन 18 सालों में बहुत काम किया, तो मेरे हिसाब से ये निरर्थक बातें कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस की सरकार में जगह जगह स्कूल, हैंडपम्प और बड़े बड़े तालाब, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई गई थी। बिल्कुल, हमारे साथ जेएस पार्टी के भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे नितेश जी कि आपको लगता है जो यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा गिना रहे हैं उससे आप क्या सहमति रखते हैं? आपको लगता है कि यहाँ पर पूर्ण रूप से कार्य जो है वो सही रूप से हमें मिल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर लास्ट टाइम पे काफ़ी समय पहले ही ऐसा एक जनकारवा हुआ था, उसके पश्चात हुआ, तो आप आए, उसके लिए आपको धन्यवाद, आपके चैनल को। अब जो दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी उपलब्धियाँ गिना रहे हैं, हम लोग भी यहीं पले बड़े देख रहे हैं। चूँकि हम लोग थोड़े से पढ़े लिखे हो गए हैं तो ये चीज़ समझ में आती है कि जब से आज़ाद हुआ देश को, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा, 75 साल हो चुके हैं और संविधान लागू होने के पश्चात सिर्फ 2 ही राजनीतिक दल ने इस मध्य प्रदेश और आदिवासी बाहुल्य जिलों में राज्य कायम किया है, सत्ता चली है। पहली कांग्रेस, बाद में बीजेपी। बीजेपी के यदि 20 साल में से 1.5 साल घटा दे तो उसके पहले तो कांग्रेस ही थी। अब वो सुई बनाई, फैक्ट्री बनाई, कौन सी चीज़ बनाई, वो गिनाने की बजाय मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा बता दूं। आज़ादी के बाद से 1951 से 1990 तक 2.5 करोड़ आदिवासियों का विस्थापन हुआ, जिसमें 40% वनवासी बंधु थे। आदिवासी तो हुए लेकिन उसमें वनवासी भी है। मैं आपको बता दूं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की रिपोर्ट जो है ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, नीतीश अलावा नहीं बोल रहा है। ये 244 एक क्षेत्र है, या अधिसूचित ट्राइबल क्षेत्र है। यहाँ पर नीति आयोग की रिपोर्ट 2021 क्या बोलती है? अलीराजपुर सबसे गरीब जिला है। यहाँ पर 71% जो परिवार है वो गरीब है। दूसरे नंबर पर झाबुआ, जो बिल्कुल पहले हमारा पूर्व जिला था, इसकी ऐसी स्थिति है। दूसरा, जो हम लोग बोलते हैं कि शिक्षा के मामले में 1 लाख से अधिक शिक्षकों के पद अभी भी खाली है, बैकलॉग पर 1.5 लाख से ज़्यादा खाली है। हमारे जो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर है 8% है 2022 के हिसाब से। मध्य प्रदेश में 10,200
98 छात्रों और 6,999 बेरोजगारों ने आत्महत्या की 2023 के हिसाब से। देश भर में 10 लाख से अधिक आदिवासी जमीन छीनकर कारोबारियों को दी जा चुकी है। वनाधिकार की बात करें, विस्थापन विद्रोह की बात करें तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, आदिवासी जो मामलों में मंत्रालय है उसकी रिपोर्ट है 2014 तक की। 1951 से 1990 तक ये मैंने बताया आपको, वो विस्थापित भी हुए और इसी वजह से जो विद्रोह हुआ है, कहीं ना कहीं आंदोलन जो पनपे हैं वही हुए। स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछले वित्तीय 3 वर्षों की मैं बात कर रहा हूँ, 4500 करोड़ जनजाति उपयोजना द्वारा दिए गए, जिसको केंद्र सरकार देती है, जिसको ट्राइबल सब प्लान बोलते हैं हम लोग, वो दिया जा चुका है। लेकिन आज भी अभी 1.5 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें स्पष्ट रूप काम नहीं हुआ है, आपका कहने का मतलब है यहाँ पर जिस मूलभूत सुविधाएं मिलनी थी वो नहीं सुनिए तो सही। ट्राइबल सब प्लान का जो करोड़ों अरबों रुपए आता है, केंद्र शासन का बजट जो है, केंद्र सरकार का जो ट्राइबल को आगे बढ़ाने का बजट है वो भी खर्च नहीं कर पा रही, वो भी लैप्स हो रहा है। कृषि के मामले में ट्राइबल सब प्लान से 12,500 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, लेकिन उसमें 110 करोड़ रुपए का घोटाला भी है और इसमें सीबीआई जांच। इसमें जवाब लेना चाहूंगी मैं कि शिक्षा जो है वो हमेशा से अलीराजपुर के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। यहाँ पर करीब 23-25 स्कूल हैं यहाँ पर जिसमें शिक्षकों की कमी है, अभाव है, और उसके बाद भी जो शिक्षक है वो भी गुजरात पलायन करके चले जाते हैं। सर, आपसे मैं आपका मत जानना चाहूंगी कि यहाँ पर जो शिक्षा की हालत है वो ऐसी क्यों है, क्योंकि अलीराजपुर पूरे देश में ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ 36% साक्षरता जो रेट है वो है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी कुछ समय पूर्व ही राज्य सरकार ने शिक्षकों की भर्तियां की है और जिन स्कूलों में जहां पर शिक्षक नहीं है वहां पर शिक्षक की नियुक्ति प्राथमिकता के आधार पर की है और सरकार इसलिए प्रतिबद्ध भी है कि प्रति स्कूल में पूर्णतः शिक्षक रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और जनता को अभी तक हमने बहुत सुविधाएं भी दी है सरकार ने और आगे भी हम प्रतिबद्ध हैं और आने वाले समय में इस अलीराजपुर जिले का शिक्षा का स्तर ऊंचा करेंगे। सर, अगर ऐसा है तो आज तक अलीराजपुर जो है 36% साक्षरता से ऊपर क्यों नहीं उठ पाया है, क्योंकि पूरे देश में अलीराजपुर ही सबसे पिछड़ा जो है जिला माना जाता है। आप सही कह रही हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कमलनाथ हैं, जिन्होंने पिछली बार 1.5 साल के कार्यकाल में 400 से ज़्यादा शिक्षकों को सीधे अलीराजपुर जिले से स्थानांतरित कर दिया। यह जो भी कह रहे थे ना 400 से ज़्यादा स्कूलों में शिक्षक भी हैं, तो इनके कमलनाथ इतिहास है, अभी रिकॉर्डेड है वो 400 से ज़्यादा शिक्षकों का स्थानांतर अलीराजपुर जिले से बाहर कमलनाथ की सरकार ने किया और इस जिले को अशिक्षा की ओर धकेलने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान। तो हम ये इसका जवाब कांग्रेस से लेना चाहेंगे कि क्या आपको ऐसा लगता है सर कि यहाँ पर जो हालत है स्कूल्स की वो कमलनाथ जी के कारण है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है 400 शिक्षकों को यहाँ से स्थानांतरित किया गया था। भाई विषय ये नहीं है, 400 शिक्षक तो अभी 4 साल पहले ही गए, मान लो 2 साल पहले। इसके पहले क्या था, आपका 18 साल से आपकी सरकार है और उससे पहले की सरकार है बीजेपी की। शिक्षा का स्तर इतना नीचा है कि पूरे देश में सबसे पिछड़ा हुआ है। केवल एक 15 महीने की सरकार को आप दोष दोगे ये उचित नहीं है, इसकी व्यवस्था होनी। सर, इल्जाम लगाया जा रहा है कि शिक्षकों को यहाँ से स्थानांतरित किया गया था, क्या आप इससे सहमति रखते हैं कि कमलनाथ जी ने ऐसा किया था? ऐसे मैं सहमत इसलिए नहीं हूं कि जब मध्य प्रदेश में 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, कई जगह सिंगल टीचर है, कई जगह टीचर है ही नहीं, और अगर मानो 200-300 टीचर इधर गए भी तो दूसरी ट्रांसफ़र होके भी लाया जा सकता है। ये तो सुविधा के अनुसार उनने मांगा होगा, उनको रिव्यू किया होगा, जिसमें कमलनाथ सरकार क्या करे, ये तो क्या स्थानीय जो यहाँ पर होंगे उनने आवेदन दिया होगा, उसके आधार पर गए होंगे। आपसे जानना चाहेंगे सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उस समय तो तबादला उद्योग ही चला दिया गया था और पूरी तरह से पूरा प्रदेश जानता है कि कमलनाथ जी की सरकार के समय आखिरी के जो 6 महीने रहे उसमें तबादला ही चलता रहा पूरी तरह से। और आज अगर हम देखें हर गांव हर फलिए तक स्कूल पहुंच चुकी है। एशिया में सर्वाधिक अगर एवरेज सड़क का स्तर है तो यहाँ निर्माण हुआ है। 44,000 से ज़्यादा कपिल धारा कुएँ बने हैं और 1.25 लाख से ज़्यादा अभी तक इंदिरा आवास बन चुके हैं। इनके समय तो अभी शौचालय तक नहीं थे और वो इंदिरा आवास भी बेच देते थे। तो आज की तारीख में हर शहर हर गांव और फलिए तक शिक्षा पहुंची है, आंगनवाड़ी तक पहुंची है और बहुत बढ़िया स्तर चल रहा है मैम। बिल्कुल, भीमसेना संगठन से भी हमारे साथ यहाँ पर शंकर जी मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे किस स्थिति में आप अलीराजपुर को आज की दशा में देखते हैं?
देखिए, मैं दोनों पार्टियों के जो भी लीडरशिप है उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे अलीराजपुर ज़िले में या मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य का हालत ठीक रहता तो हमारे क्षेत्र के जो वर्तमान एमएलए जो वोट विधानसभा की उनको मध्य प्रदेश से लगाकर गुजरात और महाराष्ट्र नहीं भेजना पड़ता। रही बात, मैं विपक्ष हो या पक्ष दोनों जो लोग बैठे हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कुछ होता है तो कहीं ना कहीं ये लोग बहाना बना के कह देते कि यार उनकी इतनी सरकार थी उस समय, हम नहीं थे, ये नहीं थे। तो कहीं ना कहीं दोनों का ऐसा लगता है कि ट्राइबल के अंदर जो आज शिक्षा का ग्राफ भी कम है, कहीं न कहीं राजनीतिक दल के जो भी, चाहे उन्होंने कितने साल राज करा कितने साल नहीं करा, ये हमको उससे कोई लेन देना नहीं। आज भी आप देखिए अलीराजपुर ज़िले के जो ग्रामीण हैं मजदूरी के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं, तो क्या दोनों जो पार्टी के जो लोग हैं या दोनों की सरकार है जो उनको कहीं ना कहीं उनको लाभ नहीं दे पा रहे या यहाँ पे जो सुविधा होना चाहिए वो नहीं दे पा रही है? बिल्कुल, ये बात सही है। क्या मैं जानना चाहूंगी, ये बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ के लिए, आपको नहीं लगता है सर कि बेरोजगारी जो है वो अलीराजपुर के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है? पलायन यहाँ से हो रहा है जो कि गुजरात जा रहे हैं यहाँ से लोग। यहाँ से मैडम जो भी लोग गुजरात जा रहे हैं वो एक्चुअल में साझे में खेती करते हैं और वहाँ से लाभ कमा करके यहाँ लाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी बात, जब शिक्षा की कह रहे हैं तो अलीराजपुर जिले से 3 कलेक्टर IAS हुए हैं। अभी 3 बच्चों का परसों ही नीट में सिलेक्शन हुआ है, डॉक्टर बन रही है। यहाँ से शिक्षक से लेकर के तहसीलदार, SDM से लेकर के और हर बड़ी पोस्ट पर ग्रामीण क्षेत्र के हमारे आदिवासी भाई बहन मध्य प्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल, आप क्या इससे सहमति रखते हैं सर कि जो शिक्षा का यहाँ पर रेट है वो बढ़ रहा है और यहाँ पर बेरोजगारी जो है वो पलायन का सही जो कारण है वो नहीं है? ये जो बोल रहे हैं पलायन का, यहाँ से पलायन जा रहे हैं, वहाँ खेती साझे में कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी उनके पास सफिशिएंट ज़मीन है। ये ऐसे प्रयास करें, इनकी सरकार अभी तक थी 18 सालों में ऐसा प्रयास करती कि वो यहीं पर संपन्न होते, किसानी करते। ये जो 44,000 कपिल धारा के कुएं बोल रहे, तो कहाँ गए वो कुएं? क्यों नहीं सिंचाई कर पा रहे? जब खेती करना ही है, अपने पास खेती है, तो वहाँ जाके क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न है मेरा। बिल्कुल, प्रश्न उठा है यहाँ से कि अगर ऐसा था तो यहाँ पर जो कुएं थे उससे सिंचाई क्यों नहीं हो पा रही? मैम, अभी ये वकील साहब है, इनको जो फीस पहले 10 रुपये मिलती थी अब 100 रुपये ये 1 तारीख के लेते हैं। ओरिजिनल में क्या है मैम अभी इतना ज़्यादा यहाँ के ट्राइबल भाइयों बहनों का जीवन स्तर ऊंचा उठ चुका है कि हर समय वहाँ खेती हो रही है। अभी हमने 2300 करोड़ रुपए की अभी नई सिंचाई परियोजना अभी चालू हो गई है, टेस्टिंग के दौर में है। और अभी हम 900 करोड़ की हर घर नल योजना भी चालू हो रही है। और निश्चित तौर पर अभी जो सिंचाई का ग्राफ है ये अभी गांव में जाते नहीं है ना मैम, अगर ये जाके देखे तो 44,000 कुएं हम गिनवा सकते हैं इनको। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस मुद्दे पे, क्या कहना चाह रहे? इधर आइए सर। मैं कहना चाह रहा था कि जो कपिल धारे कुएं की बात कर रहे, आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आके देखना, मक्का का भाव 16 रुपये हो गए, इसलिए हमारे घर में मक्का सब भर के रखे। ये कपिल धारा कुएं की देन है। और बिजली हमको मिली इसलिए 2003 के पहले बैटरी चार्ज नहीं होती थी, मोबाइल तो थे नहीं उस समय पर, वो बैटरी भी चार्ज नहीं होती थी। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की देन से आज छकतला से अलीराजपुर हमको जाने में बस 10 से 20 मिनट में जो स्पीड में जाना चाहता है और 30 मिनट में तो हम सामान्य लोग घर पहुंचते हैं। पहले 2-2 घंटे यहाँ हमको छकतला जाने के लिए लगते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की रोड की देन है। अगर कांग्रेस वाले देखना चाहते हैं विकास नहीं हुआ तो छकतला से वहाँ आकड़िया तक चले जाए, सकरजा तक चले जाए, ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखे कितना विकास हुआ है, छोटी गेंद्रा चले जाए। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है यहाँ पर नल जल योजना जो शुरू की गई थी इतने करोड़ों की लागत के बाद, वो आज भी सही रूप से चल रही है और घर घर में पानी मिल रहा है? मैम, ये तो कहने तक सीमित है। नल जल योजना जो भी संचालित की है ये अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में लोग वंचित है। कागजे कार्रवाई की जाती, दस्तावेज पर ही नल जल योजना गिनाई जाती है, जमीनी धरातल पर कुछ हकीकत कुछ और ही है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे अरविंद जी कि आपको लगता है कि नल जल योजना सही रूप से लोगों तक पहुंच रही है? मुझे लगता है कि जो 151 विधानसभा है, नल जल योजना यहीं से जा रही है। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ के विधानसभा में देख लीजिए कि कहाँ पर पानी गया है। ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो बन रही है वहाँ पर पानी पहुँच रहा है। आप इसको सर्वे करवा लिया, सर्च कर लीजिए। बिल्कुल, मैं इधर बीजेपी से ये सवाल करना चाहूंगी कि यहाँ पर कई, आप क्या कहेंगे? अभी जयेश के साथी ने कहा कि नल जल योजना पहले, अभी इनका घर यहीं पे है, जाके देख लेते नल जल योजना चालू है कि बंद है।
आपसे मैं जानना चाहूंगी माधव सिंह जी की नल जल योजना जो है वो शुरू की गई थी कई करोड़ों रुपए की लागत के बाद, उसके बाद भी कई ऐसे घर हैं जहां पर पानी नहीं मिल रहा है। नहीं, पूरा प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक घर पे पानी पहुंचे और इसके लिए समय लग रहा है। और यहाँ तक कि अभी हमारे केंद्र की सरकार ने जल निगम बोर्ड का गठन किया है और जिस प्रकार गुजरात में प्रत्येक टंकी पर नर्मदा जी का पानी आ रहा है, उसी प्रकार हमारे यहाँ पर हमारे ज़िले में भी प्रत्येक टंकी पर नर्मदा जी का जहाँ जल नहीं वहाँ आएगा। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि क्या ये बात सही है कि यहाँ पर नल जल योजना जो शुरू हुई है वो अच्छे से चल रही है, सभी लोगों को पानी मिल रहा है? मैंने पूर्व में ही कहा कि जितनी भी टंकियां ग्रामीण में लगी है उसमें से मात्र 10% टंकियों में पानी जा रहा है। गर्मी पड़ रही है, पानी का संकट है, जगह जगह ग्रामीणों में टैंकर चल रहे हैं, उसके बाद भी यह सुविधा का अभाव है। रहा सवाल आपने अभी कहा कि छकतला मार्ग का कि 10 मिनट में चले जाता है, 187 करोड़ की योजना कमलनाथ की सरकार में अलीराजपुर के विधायक मुकेश पटेल ने करवाया। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? ये नल जल योजना की बात करते हैं, मैं तो आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि अलीराजपुर शहर में 3-3, 4-4 दिन के अंदर, जब इनकी नगर पालिका के अंदर सरकार है, 3-3, 4-4 दिन में नल आ रहे हैं और पानी नाली के साथ में जो पानी आता है वो पानी आ रहा है, पहले वहाँ ध्यान देते फिर नल जल योजना की बात करें। नल जल योजना तो हमारे लिए बहुत सही योजना लागू करी है और वो सही धरातल पर उतर भी रही है। मैं तो इतना जवाब मांगता हूँ कि नगर पालिका में क्या चल रहा है। आम आदमी भी कुछ हमारे साथ यहाँ मौजूद है। क्या आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए पानी की वो मिल रही है? ऑफकोर्स मिल रहा है, यहाँ पर पानी की सुविधा अच्छी है, नगर में सारा काम हो रहा है और ये सारी देन बीजेपी की है। और आप ग्रामीण में देखेंगे, ग्रामीण में जो विकास हुआ है, एकलव्य आश्रम है, सड़क है और आदिवासी ग्रामीण भाइयों का जो स्तर बढ़ा है, रहन सहन बढ़ा है। पहले हमारे यहाँ आदिवासी भाई चांदी चढ़ाते थे, आजकल शादियों में सोना चढ़ा रहे, ये तरक्की है। बिल्कुल तरक्की तो हुई है। मैम आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? हमारे नगर में जब से बीजेपी की सरकार है तब से हम 100% कहते हैं कि तरक्की हुई है। 2008 के पहले की बात है, इस नगर में ना तो लाइट रहती थी ना पानी रहता था, लेकिन और चोरों का डर रहता था वो अलग। लेकिन आज हमारे नगर में इतना विकास हुआ है कि हम कहीं पर भी रात को 12 बजे के बाद निकलते हैं और घर पर आते हैं तो हमें किसी प्रकार का डर नहीं रहता है। बिल्कुल, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या यहाँ पर जो ये दावे किए जा रहे हैं वो सही हो रहे हैं? मेरा एक क्वेश्चन कांग्रेस और बीजेपी दोनों से है। कांग्रेस ने लगभग 18 माह राज किया है और बीजेपी राज कर ही रही है। अगर दोनों पार्टियों ने विकास किया है, काम किया है, तो वोटर को लुभाने के लिए फ्री में रेवड़ी क्यों बांट रही है? बिना रेवड़ी बांटे वो वोटरों को से वोट क्यों नहीं ले पा रही है? बिल्कुल, यहाँ पर जो सवाल उठ रहा है उसी के साथ मैं भी एक सवाल उठाना चाहूंगी कि स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में अलीराजपुर पिछड़ रहा है। यहाँ पर डॉक्टर्स की भी कमी कही जा रही है और उसी के साथ ट्रॉमा सेंटर बन गया लेकिन संसाधनों की अभी भी कमी है। देखिए, अलीराजपुर ज़िले में हमारी सरकार ने ट्रॉमा सेंटर बनाया। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि डॉक्टरों की कमी है और डॉक्टर यहाँ पर पदस्थ होते हैं और कुछ समय बाद ट्रांसफ़र कर चले जाते हैं। ये कहीं न कहीं प्रशासन और आम जनता में भी कहीं न कहीं कमजोरी है। मैं तो इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अलीराजपुर ज़िले के बहुत सारे हमारे जो यहाँ के मूल निवासी डॉक्टर्स बने, अगर उनके मन में ये भाव आ जाए कि जिस ज़िले में हम पैदा हुए हैं, यहाँ से पढ़ के निकल कर हम डॉक्टर बने हैं, अगर सही मायने में अगर जन सेवा करना है तो इस अलीराजपुर जिले में अगर करते तो डॉक्टरों की कोई कमी, क्योंकि ये लोकल का व्यक्ति रहना नहीं चाहता है। बिल्कुल, मैं कांग्रेस से भी जानना चाहूंगी कि क्या कहना है आपका कि यहाँ पर लगता है आपको कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स की कमी है वो सही है? मैडम बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे डॉक्टर की कमी है। और अभी हमारे ये ग्राम आम्बुआ में बीएमओ का ऑफिस है तो वो ये अलीराजपुर से संचालित हो रहा है। यहाँ पे जो प्रभारी मंत्री है, कलेक्टर साहब है, इन्होंने बिल्कुल नियुक्ति भी कर दी है, लेकिन उन चीज़ों की भी अनदेखी की जा रही है। यहाँ पे डॉक्टरों की मनमानी चल रही है और वो लोग काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल, डॉक्टरों की मनमानी चल रही है, काम नहीं करना चाहेंगे। मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपके पास कोई सवाल है, कोई मुद्दा है जो आप यहाँ उठाना चाहेंगे? अभी जो स्वास्थ्य को लेकर चर्चा हो रही थी, मैं उसी पे फिर से फोकस करूंगा, चूंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि 4500 करोड़ रुपया
इसमें आवंटित हुआ था, सिर्फ बिल्डिंग बने हैं, स्टाफ की आज भी कमी है। कोविड के दौरान आप देख सकते हो उस पैनिक में एक नीति आयोग की फिर से रिपोर्ट आई थी, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आई थी, सर्वे रिपोर्ट। उसमें फिर उन्होंने बताया था कि आगामी 2024 तक 1.5 करोड़ सिर्फ नर्सों की आवश्यकता होगी इस देश को संचालित करने के लिए। बाकी आप सभी देख रहे हो यहाँ पर स्टाफ की कमी है, तभी तो हमारे लोग स्वास्थ्य सेवा ले नहीं पा रहे और गुजरात में जा रहे हैं, राजस्थान में जा रहे हैं। बिल्कुल, आप भी यहाँ पर आए सर, आप किस बारे की बात करेंगे? हम पेंशनर एसोसिएशन की तरफ से हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों पेंशनरों को झुला रही है। सन 2000 में ये जब विभाजन हुआ था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, तब से सहमति के लिए इन्होंने प्रावधान रखा था कि 24% वहन छत्तीसगढ़ सरकार करेगी और 76% वहन एमपी गवर्नमेंट करेगी। तो उस और हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है जैसे वहाँ पर उत्तराखंड में और ये बने। तो उस सहमति के लिए आज 22 साल हो गए सन 2000 से। तो उस समय वहाँ जोगी जी थे। यहाँ पर मुद्दे की बात करिए, आप क्या चाह रहे हैं? हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे ये सहमति धारा 49 हट के आज 22 साल हो गए, उसको हटा के मध्य प्रदेश में पेंशनरों को डीए और एरियर के लिए झुलाती है दोनों। बिल्कुल, जो झुला रहे हैं डीए और एरियर के लिए वो ना झुलाए और उन्हें सारी चीजें सही समय पर मिले, ये उन लोगों का सवाल है, ये उन लोगों की मांग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में विशेष रूप से पहल की है और आने वाले समय में ये जो बता रहे हैं उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने वाले हैं। आप क्या कहें? मैं ये कहना चाहता हूँ, पेंशनरों से आप पूछिए कि सहमति कौन नहीं देता है। यहाँ से हमेशा सहमति बन करके जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार उसको सहमति देती नहीं है और इन पेंशनरों का जो डीए है उसको रोक करके रख रही है। 2 बार हो गया, 2 टर्म से इनको मिल नहीं रही पेंशन। ये छत्तीसगढ़ सरकार का वो। बिल्कुल, हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है। आप क्या कहेंगे? आप क्या किस चीज के बारे में आप बात करना चाह रहे थे? लंबे समय से अलीराजपुर जिले में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। क्या उस समय अलीराजपुर के इस क्षेत्र को पार करने की हिम्मत होती थी? जिला अस्पताल शुरू से यही है। पहले इतना डर था कि ये रोड भी पार करके अस्पताल नहीं जा पाते थे। 100% यहाँ से रेफर होते थे। क्या आज 100% रेफर है? नहीं है। हम शिक्षा की बात करें तो अलीराजपुर को सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता था, लेकिन हाल ही में 10वीं 12वीं के रिजल्ट में टॉप 5 में यदि अलीराजपुर का नाम आ रहा है तो ये किस कारण आ रहा है? शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, लेकिन गड्ढों को भरने में भी टाइम लगता है मैडम। स्वास्थ्य विभाग की बात करें, आयुष्मान भारत योजना किसकी देन है? अलीराजपुर जिले की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना में 11 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया है अलीराजपुर जिले के ग्रामीण लोगों को अन्य राज्यों में। बिल्कुल, और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम आम आदमी से भी बात करना चाहेंगे कि क्या आप लोगों को लगता है ये सुविधाएं जो दी जा रही है उससे आप लोगों का लाभ हो रहा है? बिल्कुल लाभ हो रहा है इस सुविधा से। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? बिल्कुल लाभ हो रहा। कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कहना सिकल सेल एनीमिया इस अलीराजपुर जिले में हर घर में मिल जाएगा लगभग। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, तो सरकार उसके लिए क्या प्रावधान कर रही है, क्या तैयारी कर रही है? और फ्लोरोसिस के मामले में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गांव है वहाँ पर पीड़ित है, तो उनके लिए सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल, यहाँ पर सिकल सेल की जो बात है वो उठी है। ये बात सही है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मरीज है वो सिकल सेल के हैं, तो उसके लिए सरकार क्या प्रावधान कर रही है? सिकल सेल के लिए जितनी चिंता इस सरकार ने की है, पूर्व की किसी सरकार ने नहीं की है। और सिकल सेल विशेषतः वनवासी अंचल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। अभी एक स्कूल के बच्चे की जांच की जा रही है, उनकी दवाई की चिंता की जा रही है, उनको फ्री में इलाज की व्यवस्था की जा रही है, उनके लिए स्पेशल उनको वो सारी सुविधा दे रहे हैं, मतलब आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। उनको भर्ती करने की व्यवस्था 600 रुपये पर पेशेंट के हिसाब से उनको पेमेंट भी किया जा रहा है। बिल्कुल, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आदिवासी इलाके का आप बता सकेंगे कि क्या वहाँ पर सिकल सेल एनीमिया के लिए प्रॉपर इलाज जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है? देखिए, जिस प्रकार जो बीमारी है वो कुछ भी सरकार कहती कि यहाँ की पानी के कारण हो रहा है, यहाँ का रहन सहन के कारण हो रहा है या खान पान के कारण, लेकिन मैं शासन को ये कहना चाहता हूँ या शासन में या जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसका हल निकालना जो वर्तमान में सरकार रहती है उसकी जवाबदारी रहती है। बिल्कुल, भाई साहब को पूरी जानकारी है नहीं। सिकल सेल सरकार ने कभी कहा ही नहीं कि पानी से होता। सिकल सेल हो रहा है, अनुवांशिक है, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं वर्तमान सरकार ने यहाँ पर हमारे जो वर्तमान राज्यपाल है उन्होंने पूरी कोशिश करी है इस क्षेत्र को सिकल सेल फ्री करने के लिए। अभियान भी चलाए जा रहे हैं। सारे
इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, गाँव में बता दिया कि आप सिकल सेल पीड़ित हैं। अभी ट्राइबल क्षेत्र के अंदर जहां जहां जंगलों में जांच के लिए जो हॉस्पिटल की टीमें गई थी, उन लोगों ने सभी आदिवासी इलाकों में एक ही बात करी कि आपके क्षेत्र में पानी की समस्या है, पानी में गड़बड़ हो रहा, उसके कारण हो रहा है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? मेरा ये क्या हेलो आप कहिए। यस मेरा ये कहना है कि अब इनको मालूम नहीं है कि 80% फ्लोरोसिस के मरीज अच्छे हो चुके हैं और पूरे देश में मात्र पूरा मध्य प्रदेश में मात्र 276 ही फ्लोरोसिस के मरीज है। ये जो फ्लोरोसिस कर रहा है, इसके लिए काफ़ी सारी सरकार ने कोशिशें की है, मध्य प्रदेश सरकार ने, और मात्र 276 से ये 277वां नहीं बता सकते हैं। आखिरी जवाब हम इससे कांग्रेस की तरफ से जानना चाहेंगे कि क्या आप सहमति रखते हैं कि यहाँ पर जो इलाज अनीमिया के लिए मिलना चाहिए वो मिल रहा है? एनीमिया का जो इलाज है, वास्तव में अभी देखो तो बहुत सारा उस पर काम करना है। निश्चित ही राज्यपाल महोदय आए थे और यहाँ पर कार्यक्रम में हमने सारी चीज़ें कही थी, लेकिन कहीं भी निचले स्तर पर अभी उस पर बहुत काम होना बाकी है, और अगर इसको बढ़ाया जाएगा तो अभी ग्रामीण इलाकों में ये पहुँचा ही नहीं है। बिल्कुल। तो आज की हमारी जो चौपाल थी वो सजी थी अलीराजपुर में, और हमने अलीराजपुर में कई सारे मुद्दों पर चर्चा की, लोगों से जाना उनके मन की बात, और उनके क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जो उन्हें सौगातें दी है, जिनके वादे किए थे वो सब पूरे हुए हैं या नहीं, जो सपने दिखाए थे उसमें वे लोग खरे उतरे हैं या नहीं। इन तमाम मुद्दों पर आज हम लोगों ने यहाँ अलीराजपुर में चर्चा की थी। इस तरह की चर्चा आगे भी जारी रहेगी। कल आपसे मुलाकात होगी छत्तीसगढ़ की जन चौपाल में। तब तक के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ।